इतने सालों के रिश्ते को छोड़ नहीं पाया। सोचता था थोड़ा और सह लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम बीत गया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब सिर्फ मेरा इल्यूजन था। शायद उसे लगा मैं फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन इस बार वो गलत थी। ये रिलेशनशिप कब का ख़त्म हो चुका था। हर डिसअपॉइंटमेंट ने इसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। उसके जाने के बाद मैंने फ्लोर साफ किया, अपनी चोट पर दवा लगाई। जब मैं बाहर आया तो यून मंगाओ और लूसिनियन दोनों जा चुके थे। टेबल पर बचा हुआ खाना पड़ा था और ज़मीन पर आधी बुझी हुई कैंडल थी। घर साफ करना हमेशा मैं ही करता था, कभी उसे हाथ तक नहीं लगने दिया। वो भी आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस बार मुझे साफ करने का मन नहीं था। सोचा वैसे भी घर हैंडओवर से पहले साफ करना पड़ेगा, कल किसी क्लीनिंग सर्विस को बुला लूंगा। फेस वॉश करके मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं रूम से बाहर निकला तो पूरा घर ऑलरेडी साफ था। यून मंगाओ किचन में खड़ी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें उठाने वाली थी। वो एप्रन पहने हुए थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं पूरा घर साफ कर चुकी हूँ, डिसइंफेक्ट भी कर दिया, यून माओ ने कहा। पहले अगर ऐसा होता तो मैं उसके सफाई के बाद रह गए पानी के दाग इग्नोर कर देता, उसकी तारीफ करता, उसे खुश करता। लेकिन अब मैंने सिर्फ हल्का सा ठंडा हंसकर बोला, ओ। मेरी ठंडी रिएक्शन देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन फिर भी जल्दी से स्माइल करने लगी। वो 2 प्लेट्स ब्रेकफास्ट के लिए आई। मैंने बनाया है, ट्राई करो। मैंने देखा चीज़ ब्रेड था, देखने में अच्छा लग रहा था। सच बोलूं तो ये शायद पहली बार था जब उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इमोशनली ये मोमेंट स्पेशल हो सकता था, लेकिन वो भूल गई थी कि मुझे चीज़ से एलर्जी है। उसका फेस थोड़ा चेंज हुआ, जल्दी से बोली, मैं दूसरा बना देती हूँ। मैंने सीधा कहा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर के पार्टी में उसे याद था लुसिनियन क्या नहीं खाता, मटन नहीं, जिंजर नहीं, गार्लिक नहीं। लेकिन उसे याद नहीं था एक बार गलती से मैंने गलत चीज़ खा ली थी और मुझे इतनी सीवियर एलर्जी हुई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा था। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं था। वो थोड़ा इरिटेट होके बोली, शादीशुदा लोग इतनी छोटी बातों को लेकर रूठते नहीं। मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, फिर भी तुम इतने पिकी हो। मुझे रोज़ कंपनी का काम भी देखना होता है, गलती हो जाना नॉर्मल है। मैंने सिर्फ सर हिलाकर कहा, हमारे ब्रेकअप होना भी नॉर्मल है। ये सुनकर वो फाइनली गुस्सा हो गई। उसने जोर से प्लेट टेबल पर पटक दी। तेज आवाज़ हुई। वो गुस्से में मुझे घूर कर देखती रही, फिर बिना कुछ बोले डोर पटक कर चली गई। ये हमारे कोल्ड वॉर की शुरुआत थी। मैंने बस एक गहरी सांस ली। फिर मैंने क्लीनिंग सर्विस बुला ली, साथ ही यून माओ का सारा सामान पैक करके उसके सबर्बन हाउस पर भेज दिया। घर स्मूथली हैंडओवर हो गया। तब यून माओ को शायद समझ आया ये ब्रेकअप कोई धमकी नहीं था। उसने मुझे मैसेजेस भेजे, पहले थोड़ा मजाक उड़ाया। जब मैं रिएक्ट नहीं किया तो सोशल मीडिया पर पोस्ट्स डालने लगी। लुसिनियन के साथ फोटोज, रोज नए पोस्ट्स। आज जू, कल हॉट एयर बलून, फिर कंपनी सक्सेस, फिर बाली ट्रिप रिवॉर्ड के नाम पर। फोटोज में वो डेलिबरेटली कपल रिंग्स भी दिखा रही थी। कैप्शन लिखा, जिसे प्यार करो उसके साथ बचपना कर सकते हो। मुझे पता था वो मुझे प्रोवोक कर रही है। वो चाहती थी मैं जेलस हो जाऊं, गुस्सा करूं और उसे वापस आने के लिए बैक करूं, फिर वो अपनी कंडीशंस रखे। लेकिन अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस इग्नोर कर रहा था। एक बार गलती से मैंने उसका पोस्ट लाइक कर दिया, फिर तुरंत अनलाइक कर दिया और उसे अनफॉलो कर दिया। फिर मैं अपने काम पर फोकस करने लगा। मेरे आने से मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो होने लगी, प्रोजेक्ट्स बेटर होने लगे, करोड़ों का प्रॉफिट आने लगा। आज मैं और मेरा फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी यून माओ का मैसेज आया। ये रेयर था। उसने एक फ़ोटो भेजी। मैंने खोला, वो एक मटर्निटी रिपोर्ट थी उसके नाम के साथ। फिर उसका मैसेज आया, कैसा फील हो रहा है। मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो फिर बोली, जस्ट जोकिंग, ये फेक रिपोर्ट है, पर सच बताओ अगर मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें जेलसी होती। मुझे ये सब देखकर हंसी आई और तब मैंने रियलाइज़ किया, पहले अगर मैं ये देखता तो मैं गुस्से से भर जाता, दिल तेज धड़कता, फेस रेड हो जाता। लेकिन अब मैंने मिरर में अपना फेस देखा, बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा स्मार्ट वॉच भी नॉर्मल था, मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल थी। जैसे यून माओ का किसी और का हो जाना अब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। अब सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था। मेरा मन नहीं था उससे रिप्लाई करने का, लेकिन लुसिनियन के पहले वाले प्रोवोकेशंस याद करके मैंने कामली रिप्लाई किया, अब तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है तो ऐसे बाउंड्री लेस बातें मत करो, गलत समझ हो सकता है। मैसेज भेजने के बाद कुछ मिनट तक उसका चैट विंडो टाइपिंग दिखाता रहा।
बार बार टाइप करके डिलीट कर रही थी। आखिर में उसने रिप्लाई किया, गुशियांग, एक्टिंग बंद करो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितनी देर प्रिटेंड कर सकते हो। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो फिर इतनी परवाह क्यों? मुझे पता है तुम मुझे फॉलो करते हो और चुपके से लाइक्स भी करते हो। मुझे हंसी आ गई। पहले युनमाओ कभी मेरी परवाह नहीं करती थी, ऐसे छोटी चीज़ें नोटिस ही नहीं करती थी। लगता है लुसीनियन के साथ रहकर वो बदल गई थी। 9 साल मेरे साथ रहकर नहीं बदली, लेकिन उसके साथ बदल गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो फिर मैसेज भेजने लगी। इन दिनों मेरे और सिने के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा है ताकि हम फिर से एक हो सके। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। मैंने हल्की सी हंसी के साथ रिप्लाई किया, ज़रूरत नहीं, और चैट खत्म कर दिया। शायद वो अभी भी सोच रही थी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ जाएगा मैं सच में उससे ब्रेकअप कर चुका था। और मुझे ये भी पता था वो मुझे वापस पाने की कोशिश प्यार से नहीं कर रही, बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से कर रही है। अगर सच बाहर आ गया कि वो लुसीनियन के लिए मुझे छोड़ रही है तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहा था। उसी शाम मैं और मेरा फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट डील फाइनलाइज करने गए। डील स्मूथली हो गई। मेरा फ्रेंड बहुत खुश था। उसने मुझे और भी बड़े बड़े बिजनेस लोगों से मिलवाया। एक मीटिंग में उसने सबके सामने मुझे अपना पार्टनर इंट्रोड्यूस किया। सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लगे। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। पहले जब मैं युनमाओ के साथ ऐसे मीटिंग्स में जाता था, वो मुझे पार्टनर नहीं, एक एम्प्लॉय जैसा ट्रीट करती थी, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए थे। कभी कभी तो मुझे छोटे काम भी बोल देते थे। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता, गलती मेरी भी थी। मैंने ही उसे इतना इम्पोर्टेंस दिया था। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद सब लोग और फ्रेंडली हो गए। तब एक बॉस ने मुझे साइड में ले जाकर पूछा, शियन, तुमने किसी को ऑफेंड किया है क्या? मैंने देखा तुम्हारा नाम इंडस्ट्री ब्लैकलिस्ट में है। मुझे शॉक लगा। उसने अपनी लिस्ट दिखाई। मेरा नाम और फोटो क्लियरली था। रीज़न लिखा था, मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करता, जेलस नेचर, बैड कैरेक्टर। मुझे तुरंत समझ आ गया ये किसने किया है। बॉस ने कहा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, किसी ने तुम्हारे साथ खेल खेला है। चिंता मत करो, मैं अभी डिलीट करता हूँ। उसने तुरंत मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया। मैंने उसका थैंक यू किया। दिल में हल्की सी कड़वी हंसी आई। सोचा, अगर मेरे पास फ्रेंड का सपोर्ट नहीं होता तो मेरा करियर खत्म हो सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड सबको कार तक छोड़ने लगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करने चला गया। मैं होटल के बाहर खड़ा था, ड्राइवर का वेट कर रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, ब्रदर शियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। वहाँ लुसीनियन और युनमाओ खड़े थे। लुसीनियन ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। दोनों एक कपल की तरह क्लोज थे। मुझे देखकर लुसीनियन हंस पड़ा। फिर युन से बोला, सिस्टर युन, लगता है ब्रदर शियन तुमसे मिलने आए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ। वो जैसे जाने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन क्लियरली उसका कोई इंटेंशन नहीं था। युन ने तुरंत उसे रोक लिया और उसके सीने से लग गई, जैसे मुझे दिखा रही हो उनका क्लोजनेस। फिर बोली, वो आउटसाइडर नहीं है। युनमाओ ने कहा, वो क्यों अवॉइड करे? फिर उसने मुझे स्मग लुक से देखा और बोली, तुमने ही तो कहा था तुम्हें चांस नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी बता रही हूँ, अब बहुत लेट हो चुका है। गुशियान, तुम्हारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। उसका एटीट्यूड एरोगेंट था और लूशियान के सामने उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। मुझे पता था वो गलत समझ रही है, फिर भी मैंने कामली एक्सप्लेन किया, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने आया था, अब निकल रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला, लूशियान जोर से हंस पड़ा। सॉरी ब्रदर शियान, मैं रोक नहीं पा रहा, पर सोचा नहीं था तुम इतने एक्स्ट्रावेगेंट हो जाओगे। अभी जॉब भी नहीं है और इतने बड़े होटल में खाना। उसकी बात का मतलब क्लियर था, वो मुझे झूठा और शो ऑफ बोल रहा था। युनमांग याओ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डिस्गस्ट और बढ़ गया। गुशियान, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे बन जाओगे। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे पता था वो बिलीव नहीं करेगी। चुप रहना ही बेटर था। मेरी साइलेंस देखकर उसे लगा मैं गिल्टी हूँ। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, अब समझ आ रहा है ना लाइफ कितनी मुश्किल है? अब रिग्रेट हो रहा है? मुझे हंसी आ गई। उसे अभी तक पता ही नहीं था मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड की कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी वो फिर बोली, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी,
लेकिन हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे तुमसे बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तुम इतनी दूर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। अब तुम अच्छा बिहेव करना। ये सुनकर मैं थोड़ा आईब्रो रेज किया और लूशियान की तरफ देखा। उसके फेस पर क्लियरली पैनिक था। शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो धीरे से बोला, सिस्टर यून, अब अच्छे से सोच लो। लेकिन यून माओ ने उसकी बात इग्नोर कर दी। फिर मुझे देखकर बोली, सुना तुमने? बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुमसे रिकंसाइल मत करो, कहते हैं तुम मेरे लायक नहीं रहे। तुम्हें पता है कितने लोग मुझे रोज़ बोलते थे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए? अगर मैं बार बार तुम्हें माफ़ नहीं करती तो कब का ख़त्म हो गया होता। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। किसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया कि तुम खुद ब्रेकअप करने लगे? सबको पता है तुम कितने खुश थे, सिर्फ तुम्हें ही उसकी वैल्यू नहीं पता। वो लगातार बोलती जा रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेरे फ्रेंड की आवाज़ आई, शियान, ये कौन लोग हैं? मेरा फ्रेंड आ गया। मैंने अंदर से रिलीफ फील किया। मैंने कहा, पुराने कलीग्स हैं, यहाँ मिल गए। पहले यूनमा मुझे कभी अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, हमेशा कहती थी मैं उसका कलीग हूँ। मुझे लगा वो खुश होगी, लेकिन उसका फेस और डार्क हो गया। मैंने इग्नोर किया और इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसी के साथ खाना खाने आया था। यूनमाओ का एक्सप्रेशन और ख़राब हो गया। तब लूशियान हंसकर बोला, अच्छा, तो सच में आपका फ्रेंड है जो आपको यहाँ खिलाने लाया? लगता है आपका फ्रेंड काफ़ी रिच है, काम क्या करता है? मेरा फ्रेंड थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने धीरे से मुझे बोला, ये बंदा इतना अजीब क्यों बात कर रहा है? मैं हल्का सा हंसकर बोला, छोड़ो, आदत हो जाएगी। मेरा फ्रेंड फिर कामली बोला, बस छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर लूशियन और ज़्यादा स्मग हो गया। वो हंसकर बोला, आजकल बिजनेस करना आसान नहीं है, खून पसीने की कमाई है, ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे फ्रेंड ने उसकी बात समझ ली, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मेरे फ्रेंड ने उसका जवाब नहीं दिया। वो धीरे से मुझे बोला, क्या सीन है? तुम्हारा इस बंदे से कुछ प्रॉब्लम है? मैंने छुपाया नहीं, धीरे से बोला, जो लड़की उसके पास है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मेरा फ्रेंड पहले से सब जानता था, कैसे मैंने यूनमाओ के साथ स्ट्रगल करके कंपनी बनाई और ब्रेकअप का रीज़न भी। वो हल्का सा हंस पड़ा, फिर ल्यूसिनियन की तरफ देखकर बोला, तुम कह रहे थे ना पैसा खून पसीने का होता है, तो तुम क्या काम करते हो? देखने से तो कुछ खास लग नहीं रहे, कहीं लड़कियों पर डिपेंडेंट तो नहीं हो? ये सुनकर ल्यूसिनियन गुस्सा हो गया। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूनमाओ ने उसे रोक लिया। बस करो, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, ज्ञान, मैं अब मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। अगर तुम वापस आते हो तो मैं तुम्हें कंपनी में वापस ले लूँगी, 10% एक्स्ट्रा शेयर्स भी दूंगी। अब तो सेटिस्फाइड हो ना? मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरा फ्रेंड हंस पड़ा, सॉरी, मैं इसे ऑलरेडी अपनी कंपनी में ले आया हूँ, 40% शेयर्स दे चुका हूँ। ये सुनकर योनमाओ का फेस एक सेकंड के लिए चेंज हो गया। फिर वो ठंडी नज़र से मुझे देखकर बोली, ज्ञान, अच्छे से सोच लो, हर कंपनी की स्ट्रेंथ अलग होती है, सिर्फ परसेंटेज देखकर डिसीजन मत लो। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही थी उसकी कंपनी ज़्यादा पावरफुल है। सच ये था, पहले उसकी कंपनी आगे थी, लेकिन अब मेरे फ्रेंड की कंपनी टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो चुकी थी, करोड़्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अब वो उससे आगे निकल चुकी थी। और मुझे पता था यूनमाओ का मैनेजमेंट और ल्यूसिनियन को फेवर करना उसकी कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, वो वैसे भी नहीं सुनती। मेरा फ्रेंड भी उसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। उसने कैजुअली मुझसे पूछा, ड्राइवर आया क्या? मैंने बोला, अभी चेक करता हूँ। तभी एक ड्राइवर यूनिफॉर्म वाला आदमी भागते हुए आया। सर, मैं आपका ड्राइवर हूँ, कार कहाँ है? मेरा फ्रेंड बोला, मेरी कार फ्लैशी है, इसकी कार चलाओ। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने बिना सोचे कीज दे दी। 2 मिनट बाद वो ड्राइवर एक हाई एंड पॉर्श लेकर आया और बोला, सर, ये कार तो मस्त है, काफ़ी महंगी होगी। मैंने ल्यूसिनियन की तरफ देखा, वो कार को घूर रहा था। यूनमाओ भी कुछ सोच रही थी, उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। मेरा फ्रेंड मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बस 1 करोड़ के अराउंड है, कंपनी बोनस है। फिर उसने ड्राइवर से बोला, वैसे हमें एक परमानेंट ड्राइवर चाहिए, 20,000 पर मंथ काम करोगे? ड्राइवर खुश हो गया, सच में सर, ज़रूर। मेरा फ्रेंड बोला, कॉन्ट्रैक्ट अभी भेज देता हूँ। ड्राइवर बोला, मैं अच्छा काम करूँगा सर। दोनों बात करने लगे। तब तक यूनमाओ मुझे ठंडी नज़र से देखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। ल्यूसिनियन भी उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मैंने फ्रेंड से पूछा, तुमने सच में ड्राइवर हायर कर लिया? वो बोला, हाँ, पहले से प्लान था। तुम अब हमारी कंपनी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो,
आगे मीटिंग्स और पार्टीज होंगी, तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा, हर बार ड्राइवर ढूंढना पॉसिबल नहीं। फिर मैंने बोला, पर सैलरी थोड़ी ज़्यादा नहीं है? मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। युनमाओ की कंपनी में मेरी सैलरी भी सिर्फ 15,000 थी। मेरा फ्रेंड जैसे पहले से जानता था मैं ये पूछूंगा, उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर बोला, इतना भी ज़्यादा नहीं है। जब तुम ड्रिंक करते हो, ड्राइवर तुम्हारी लाइफ हैंडल करता है। उसकी बात सही थी। मैंने और कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम पूरी तरह प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगे। कभी कभी फ्री टाइम में मैंने नोटिस किया, पहले यून मंगाओ बहुत पोस्ट्स करती थी, अब वो बिल्कुल क्वाइट हो गई। लुसिनियन भी चुप हो गया, शायद लास्ट इंसिडेंट के बाद। मैंने सोचा अब यून माओ भी गिव अप कर देगी और हम दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जब हम काम में बिजी थे, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और धीरे से बोला, यून माओ का कॉल आया था। मैं कुछ पूछता उससे पहले वो बोला, लगता है वो तुमसे मिलने आएगी। जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं यही चाहूँगा तुम इन्फ्लुएंस ना हो। ये कहकर वो चला गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, काम करता रहा। दोपहर को युनमाओ का कॉल आया। मैंने उठाया, लेकिन उस साइड से कुछ देर तक साइलेंस था। इतना साइलेंस कि मुझे लगा कॉल कट हो गया। फिर उसकी आवाज़ आई, बस मजाक बंद करो, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? उसकी आवाज़ पहली बार वीक लग रही थी। मुझे हंसी आई। वो अभी भी सोच रही थी मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं चुप रहा। फिर वो बोली, मैंने तुम्हारे फ्रेंड से बात की, उसने बताया तुम्हें पहले भी साथ बिजनेस करने को बोला था, फिर भी तुमने मुझे चूज़ किया। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया। मैं मानता हूँ लुसिनियन के आने के बाद मैंने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन हम 10 साल से साथ हैं। क्या ये सब सिर्फ 10 महीने की वजह से ख़त्म हो जाएगा? उसकी आवाज़ भर आई, जैसे रो पड़ेगी। मैं थोड़ा रुक गया। 10 साल की यादें दिमाग में आने लगी। वो टाइम याद आया जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, प्रॉब्लम्स में एक दूसरे को संभालते थे। एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इतनी शराब पी थी कि होश खो बैठा था। बेहोश होने से पहले मैंने देखा यून माँ रो रही थी, मुझे संभालते हुए एम्बुलेंस कॉल कर रही थी। हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट रहा। वो दिन रात मेरी केयर करती थी और साथ में कंपनी भी संभाल रही थी। तब वो मुझे सच में प्यार करती थी। मैं प्रेजेंट में वापस आया। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी फ़ोन पर लुसिनियन की आवाज़ आई, ब्रदर शियान, प्लीज़ सिस्टर यून को माफ़ कर दो। मैं सॉरी हूँ आपको गलत फील करवाया। अगर आप चाहो मैं कल ही रिज़ाइन कर दूंगा। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। यून माओ ने उसे रोका नहीं, जैसे वो भी ये मान रही हो। मुझे अंदर से अजीब फील हुआ, जैसे मैं ही उनके बीच थर्ड पर्सन हूँ। चाहे ब्रेकअप हो या ना हो, चाहे लुसिनियन रिज़ाइन करे या ना करे, फ्यूचर में वो यून माओ के लिए एक परफेक्ट मेमोरी बन जाएगा। टाइम के साथ उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। मैं हंस पड़ा और बोला, अब तुम बोलो। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, कंपनी का आधा शेयर दे दो। मैंने कहा, जो एसेट्स तुम्हारे नाम पर हैं उनका भी आधा हिस्सा मुझे चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता था यून मंगाओ कभी अग्री नहीं करेगी। कंपनी के शेयर्स और एसेट्स ही रीज़न थे जिसके लिए लुसिनियन उसके साथ था। जैसे मैंने सोचा था, फ़ोन के दूसरी साइड 5 मिनट तक साइलेंस रहा। फिर लुसिनियन गुस्से में बोला, ब्रदर शियान, तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिस्टर यून ने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, तुम बस बोलकर आधा सब कुछ लेना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसकी बात इग्नोर की और कामली बोला, हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तुम सब पाना चाहते हो बिना कुछ खोए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। और मैंने कॉल कट कर दिया। मुझे लगा वो गिव अप कर देगी, लेकिन उसी शाम उसका कॉल आया। वो बोली, आधा ज़्यादा है, 20% दे सकती हूँ। मैंने सीधा कहा, आधा मतलब आधा। 1% भी कम हुआ तो डील कैंसिल। अगर नहीं दे सकती तो फिर कॉल मत करना। कॉल कट। इस बात से मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्या यून माओ सच में ब्रेकअप नहीं चाहती? पर फिर सोचा, ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। 3 दिन बीत गए, उसने कांटेक्ट नहीं किया। हमारे प्रोजेक्ट का काम भी कंप्लीट हो गया। सेलिब्रेशन पार्टी हुई, सब लोग रिलैक्स कर रहे थे। सुबह तक पार्टी चली। घर आकर मैं सो गया, तभी फ़ोन आया। हाफ स्लीप में मैंने गलती से उठा लिया। दूसरी साइड से आवाज़ आई, क्या आप सिस्टर यून के बॉयफ्रेंड हो? वो यहाँ बहुत ड्रिंक करके बैठी हैं, घर नहीं जा रही। उनके फ़ोन से आपका नंबर मिला है, क्या आप आ सकते हैं? मैं थोड़ा होश में आया। मैंने कहा, अब किसी और को बुला लो। उन्होंने बोला,
लेकिन वो कह रही हैं अगर आप नहीं आए और उन्हें कुछ हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे हंसी आई। मैं उठा और बोला, लोकेशन भेजो। उन्होंने भेज दिया। मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल किया, उन्हें सिचुएशन और लोकेशन बता दी, फ़ोन म्यूट करके वापस सो गया। जब उठा तो यून माओ के 10+ मिस्ड कॉल्स थे और बहुत सारे मैसेजेस। पहले शॉक, फिर गुस्सा, फिर गाली, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन। मैं सिर्फ एक छोटी गलती की थी, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, फिर तुम इतने हार्टलेस क्यों हो? मैं पढ़ ही रहा था तभी उसका कॉल फिर आया। इस बार मैंने उठाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। शियोन, मैंने सोच लिया, मैं हार गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हाफ शेयर्स तुम्हारे, मेरे एसेट्स का भी आधा तुम्हारा। वापस आ जाओ। मैंने टाइम देखा, 5 दिन हो चुके थे। मैं कामली बोला, सॉरी, 3 दिन का टाइम ख़त्म हो गया। अब मेरा डिसीजन चेंज हो चुका है। वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन ज़ोर से खांसने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम इतने बदल कैसे गए? मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। पहले यून माओ भी ऐसे ही करती थी, छोटी बात का बहाना बनाकर मेरा बोनस काट देती थी और वो पैसे ल्यूसिनियन को दे देती थी। आज मैं बस वही कर रहा हूँ जो उसने मेरे साथ किया था। सच है, जब तक खुद पर न गुजरे इंसान को दर्द समझ नहीं आता। उसे मेरी इंटेंशन समझ आ गई। उसने ठंडी हंसी के साथ बोला, गुशियांग, मैं तुम्हें अब पहचान नहीं पा रही। फिर वो जोर से खांसने लगी। उसकी सांस हैवी हो रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा पूछूं, कैसी हो? लेकिन फिर सोचा वो इसे मेरी केयर समझेगी, इसीलिए मैंने चुप रहना बेटर समझा। वो खुद ही बोली, मुझे बुखार है शियन, मैं अभी हमारे पुराने घर में हूँ। मैंने वो घर वापस खरीद लिया। जब तुम्हें बुखार था और मैं तुम्हारे पास नहीं थी, क्या तुम भी ऐसे ही दुखी थे जैसे मैं अब हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोली, जो पेंटिंग्स तुमने मेरे लिए बनाई थीं वो सब कहाँ है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। शियम, तुमने संभाल के रखी है या फेंक दी? उसकी आवाज़ अब कांप रही थी, जैसे एक बच्ची रो रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और सीधा बोला, मैंने सब जला दिया। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप हो गई, फिर जोर से हंसने लगी और फिर रो पड़ी। उसकी रोने की आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। वो बोली, ये घर हमारी यादों से भरा है, लेकिन मुझे कहीं भी हमारा निशान नहीं मिल रहा। तुम इतने क्रूएल कैसे हो गए? तुमने बोला घर बेचोगे और सच में बेच दिया। सब कुछ इतना साफ कर दिया जैसे कभी हम साथ थे ही नहीं। मैं क्या करूं अब? फिर वो बोली, मैंने ल्यूसिनियन का नाम भी हटा दिया उस घर से। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, एक चांस दो। वो जोर जोर से रो रही थी, उसकी आवाज़ टूट रही थी। अगर ये पहले होता मैं टूट जाता, उसे देख नहीं पाता ऐसे। लेकिन अब मुझे सब क्लियर था। वो सिर्फ अब वीक है इसलिए रिग्रेट फील कर रही है। अगर मैं वापस गया तो सब फिर से रिपीट होगा। मैंने ठंडे टोन में बोला, जिद मत करो, ल्यूसिनियन को बोलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए, मुझे काम है, मैं कॉल रख रहा हूँ। और मैंने फ़ोन कट कर दिया। इस बार मैं सच में वापस मुड़ने वाला नहीं था। अब वो कैसी है मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं रेडी होकर ऑफिस गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एटमॉस्फेयर काफ़ी एनर्जेटिक था। सब लोग खुश थे। मेरा फ्रेंड भागते हुए आया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, ब्रो, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया। 2 घंटे में 80 मिलियन व्यूज़। क्लाइंट बहुत हैप्पी है, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। उस मंथ सबको बोनस मिला। सबका मूड और मोटिवेशन हाई हो गया। मैंने अपना बोनस और घर बेचने का पैसा यूज़ करके एक नया घर लिया। इस बार घर मैंने अपनी पसंद से चूज़ किया, डिज़ाइन भी खुद बनाया। पहला घर भी मैंने ही डिज़ाइन किया था, लेकिन वो यून माओ के टेस्ट पर बेस्ड था। इस बार सब कुछ मेरा था। मैंने ब्लूप्रिंट बनाया और एक ट्रस्टेड कंस्ट्रक्शन टीम को दिया। काम के बाद मैं खुद भी साइट चेक करने जाता था। आना जाना, काम। कुछ दिन काफ़ी टायरिंग रहे। इतना काम करने से मेरी बॉडी थक गई थी। एक दिन स्टेयर्स चढ़ते वक्त मेरा पैर फिर से हर्ट हो गया। मुझे कुछ दिन रेस्ट लेना पड़ा। मैं साइट पर कम जाने लगा। मेरा फ्रेंड बोला, थोड़ा रेस्ट करो, मैं देख लूँगा। लेकिन मुझे अपने नए घर का फाइनल लुक देखने का एक्साइटमेंट था, इसलिए आज भी मैं काम के बाद वहाँ चला गया। जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, मैंने एक फेमिलियर फिगर देखा, यून माओ। वो कार के पास खड़ी थी, विंड ब्रेकर पहने हुए, मास्क लगाकर। उसका फेस पहले से ज़्यादा वीक लग रहा था। आंखों के नीचे हल्का ब्लू शेड था। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर नॉर्मल चलने लगा।
मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सरप्राइज नहीं हुआ, उसके कनेक्शन स्ट्रांग थे। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं था, पहले बस वो एफर्ट नहीं करती थी। वो बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज़ हैवी थी, जैसे अभी भी फुली ठीक नहीं हुई। वो बोली, कार में बात करते हैं। मैंने सुना तुमने नया घर लिया है, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने सीधा मना कर दिया, यही बोलो। वो रेडी थी इस जवाब के लिए। उसने बस आंखों में हल्का सा दुख दिखाया, फिर एक फाइल मेरे हाथ में दी। वो बोली, ये तुम्हारे लिए कॉम्पनसेशन है। मैं मानता हूँ पिछले 10 साल में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। कंपनी हो या पर्सनल लाइफ, तुमने सब कुछ दिया, लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर पाई। ये सब उसका बदला समझ लो, और आज के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं थोड़ा रुक गया और फाइल खोली। उसमें सब रिकॉर्ड्स थे, कैसे उसने मेरा काम चुरा कर लुसीनीन को दिया, कैसे मेरा बोनस काटा। हर चीज़ का डबल कॉम्पनसेशन मेंशन था, और एक बैंक कार्ड भी था। उसका पासवर्ड मेरा बर्थडे था। मैंने उसकी तरफ देखा, समझ नहीं आया ये सच है या कोई नया गेम। मैंने बोला, अगर तुम कह रही हो डिस्टर्ब नहीं करोगी, तो मैं भी कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। वो कामली बोली, मैंने सोच लिया है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैंने सर हिला दिया। मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता था ये लेना ही फाइनल क्लोजर है, सच में ख़त्म करने के लिए। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए डिसअपॉइंटमेंट देखी, फिर वो फिर से नॉर्मल हो गई। वो बोली, क्या मैं तुम्हारा नया घर देख सकती हूँ? मुझे देखना है तुम अब कैसे रह रहे हो। मुझे पता था ये बस एक बहाना है। वो अभी भी अटैच थी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। अगर मना करता तो वो बार बार आती। मैंने सोचा एक फाइनल एंडिंग देना ही बेटर है। मैंने कहा, चलो। मैं कार की तरफ बढ़ा, तभी वो जल्दी से आई और बोली, मैं ड्राइव करूँगी, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे मेरी इंजरी का पता था। पहले होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन अब सब कुछ लेट हो चुका था। मैं चुप रहा और उसके साथ कार तक गया। जैसे ही मैं पैसेंजर सीट खोलने लगा, मैंने देखा वहाँ एक छोटा सा डॉल रखा था। सीट बेल्ट लगा हुआ था उस पर, और उस पर एक लेबल चिपका था, लुसीनियन, और नीचे लिखा था, जब मैं ना हूँ ये डॉल सिस्टर यून के साथ रहेगा। साथ में एक क्यूट इमोजी भी था। यून माँ शायद ये भूल गई थी। उसका फेस ऑकवर्ड हो गया। मैंने बोला, कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। मैं डोर बंद करने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और तुरंत डॉल को उठाकर पीछे फेंक दिया। उसने डॉल को बहुत फास्ट और नीटली पीछे फेंक दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ल्यूसीनियन हमेशा ऐसे ही करता था। चुपके चुपके यून माओ के साथ अपनी क्लोजनेस दिखाता था। कभी उसका हेयर टाई अपने हाथ में पहनता, कभी उसके ऑफिस में अपना नाम लिखकर चीज़ें छोड़ देता, कभी घर पर भी अपनी चीज़ें रख देता। हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाता था। उसका एक ही एम था, मुझे जेलस करना, मुझे खुद ही पीछे हटने पर मजबूर करना। पहले मैं समझ नहीं पाता था, मैं यून माओ से लड़ता रहता था। एक बार तो गुस्से में मैंने उसकी चीज़ें बाहर फेंक दी। तब यून माओ ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा था। वो चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? ल्यूसीनियन थोड़ा चाइल्डिश है, लेकिन दिल का अच्छा है। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उसकी चीज़ें यहाँ रखती हूँ। तुम इतने जेलस क्यों हो? तुम्हारी ये छोटी सोच तुम्हें चीप बना देती है। उस दिन मैं टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया ये सब ल्यूसीनियन का प्लान था। वो चाहता था मैं खुद ही हट जाऊं। अब मैं कामली बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। उसकी चीज़ें यहाँ हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यून माओ ने लिप्स प्रेस किए, फिर बोली, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं क्लियर कह रही हूँ, चाहे हम ब्रेकअप हो गए हों, मैं लिसीनियन के साथ नहीं रहूँगी। मेरे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस उसे हेल्प करती हूँ क्योंकि वो मुझे तुम्हारी पुरानी कंडीशन याद दिलाता है, जब तुम अकेला और हेल्पलेस थे। मैं हंस पड़ा। पहले शायद मैं ये बात मान लेता, लेकिन अब नहीं। मैंने सोचा, अब मैं भी तो अकेला हूँ, तो फिर मेरी हेल्प क्यों नहीं? उसकी बात का कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधा बोला, चलो। तभी यून माओ फिर बोली, मैं ल्यूसीनियन को कंपनी से निकालने वाली हूँ। वो अपनी बात कंप्लीट करती, उससे पहले पीछे से आवाज़ आई, डब्बे गिरने की आवाज़। हमने मुड़कर देखा, ल्यूसीनियन वहाँ खड़ा था। उसके पैर के पास गिरी हुई डब्बे की कटोरी और पॉरेज ज़मीन पर फैल गया था। उसका एक्सप्रेशन शॉक और हर्ट था। वो बोला, सिस्टर यून, आप यहाँ? उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो सच में दुखी हो या शायद एक्टिंग कर रहा हो, समझना मुश्किल था। मैंने यून माओ की तरफ देखा। वो पकड़ी गई जैसे लग रही थी।
उसका फेस पैनिक में था। मुझे ये सब देखकर हंसी आई। जो अभी वो बोल रही थी वो सिर्फ उसका गिल्ट था, दिल से वो वैसे नहीं सोचती थी। युन माओ ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? ल्यूसिनियन धीरे से बोला, आप 2 दिन से सिक थी, मुझे टेंशन हो रही थी। मैं आपके लिए पॉरेज बनाकर लाया था, पर जब आपके घर गया आप वहाँ नहीं थी। फिर मैंने आपको फॉलो किया, लेकिन अब लगता है ज़रूरत नहीं थी। वो झुककर पॉरेज साफ करने लगा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल टूट गया था। युन माओ का फेस चेंज हो गया, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन ल्यूसिनियन ने उसे रोक दिया। सिस्टर युन, मैं समझता हूँ आपका और ब्रदर शियन का रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। आप उनके साथ अच्छा करो, ये सही है। गलती मेरी है, मैं समझ नहीं पाया। आप जाओ, मैं ये साफ कर लेता हूँ। उसने कार की तरफ देखा, पीछे फेंका हुआ टेडी बेयर देखा और फिर चुपचाप सफाई करने लगा। उसका ये अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर देखकर युनमाओ कंफ्यूज हो गई, जैसे उसका दिल हिल रहा हो। वो एक स्टेप आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर बोली, मैं पहले जा रही हूँ, रात में किसी को भेज दूंगी सफाई के लिए। ल्यूसिनियन ने सर हिला दिया, नहीं, ज़रूरत नहीं। सिस्टर युन, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। जब आप सिक थीं, मैंने ही आपका ख्याल रखा था। मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। प्लीज़ आप मेरी चिंता मत करो। युनमिंग याओ का फेस देखकर लग रहा था उसके अंदर फिर से गिल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और नज़र हटा ली। वो बोली, कार में बैठो। उसने डोर खोला, लेकिन मैं नहीं बैठा। मैंने सीधा कहा, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ, तुम जाकर उसका ख्याल रखो। हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैंने क्लियरली देखा लुसिनियन की आंखों में खुशी चमकी। वो इनोसेंट बनकर बोला, अरे तुम लोग ब्रेकअप कर चुके हो, तो फिर ब्रदर शियन अभी भी मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? युन मानो बोली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम पीसफुली ब्रेकअप हुए हैं। फिर उसने मुझे देखा और कहा, मैंने कहा था आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, जो भी हो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी। उसकी बात खत्म ही हुई थी तभी लुसिनियन अचानक से कराहने लगा, अपना चेस्ट पकड़कर जमीन पर गिर गया। सिनियन, क्या हुआ? युनमाओ का फेस तुरंत चेंज हो गया। वो बिना सोचे उसके पास भागी, उसे उठाया। लुसिनियन बिल्कुल वीक एक्टिंग कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। युनमाओ और ज़्यादा पैनिक हो गई। उसने उसे उठाया, कार तक ले गई, उसे सीट पर बिठाने लगी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कंफ्यूज हो। मैं समझ गया वो क्या सोच रही है। मैंने कामली बोला, लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। युनमाओ ने अपने लिप्स बाइट किए, जैसे डिसीजन ले रही हो। फिर बोली, तुम नया घर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाकर तुमसे मिलती हूँ। और बिना कुछ और बोले वो लुसिनियन को लेकर चली गई। मैं बस खड़ा देख रहा था। कार तेज स्पीड से चली गई। मेरा दिल बिल्कुल काम था। मुझे क्लियरली पता था लुसिनियन एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी कार की तरफ गया, तभी मेरा फ्रेंड का कॉल आया। वो एक्साइटेड था, ब्रो दूसरा प्रोजेक्ट भी वायरल हो गया, फॉरेन कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, चलो बिजनेस ट्रिप पे चलते हैं। मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। फॉरेन पहुंचते ही हमने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। रिसर्च, ट्रांसलेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ डिटेल में। हम दोनों सिर्फ 4 घंटे सोते थे। कभी कभी खड़े खड़े ही नींद आ जाती थी, लेकिन मेहनत रंग लाई। मीटिंग के बाद इंटरप्रेटर ने बोला, उन्हें आपका प्रपोजल बहुत पसंद आया, डील कन्फर्म। मैं और मेरा फ्रेंड खुशी से एक दूसरे को हक किया। उस रात हम फाइनली चैन से सोए। इतने दिन हमने फ़ोन तक चेक नहीं किया था। तब मैंने देखा युनमाओ के काफ़ी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे। वो तब के थे जब मैं अब्रॉड पहुंचा था। उसने लिखा था, मैं तुम्हारे नए घर के नीचे हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे सरप्राइज़ हुआ, वो सच में मुझे ढूंढने आई थी। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद मैं वापस आ गया। रात का टाइम था। मैं घर आया, बेड पर लेटते ही डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगा। आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो। मैं इरिटेट होकर डोर खोलने गया। जैसे ही डोर खोला, एक लड़की सीधा अंदर घुस गई। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया, वो मुझे धक्का देकर अंदर ले आई। उसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल स्मेल आ रही थी और एक फेमिलियर परफ्यूम की खुशबू भी। और कौन हो सकता था? वो युनमिंग याओ ही थी। मैंने थोड़ा हेल्पलेस होकर पूछा, फिर से यहाँ क्यों आई हो? हमारा तो सब खत्म हो चुका है ना? वो नशे में थी, हल्का सा हंसी और बोली, हाँ खत्म हो गया। मैं और लुसिनियन अब साथ हैं, खुश हो? वो मुझे अजीब एक्सप्रेशन से देख रही थी, जैसे मेरी आंखों में दर्द देखना चाहती हो। लेकिन मैं बिल्कुल काम था।
ये सब मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर चुका था। मैंने सीधा बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो इतनी रात को इतना पीकर? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? मैं उसे कॉल करता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं फ़ोन निकालने लगा लेकिन वो गुस्से में आ गई। उसने मेरा फ़ोन छीनकर ज़ोर से फेंक दिया। फ़ोन टूट गया। वो चिल्लाई, तुम्हें ज़रा भी फीलिंग्स नहीं है? पता है उस दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, तुम मुझे इग्नोर करके भाग गए, तुम तो फ़ौरन भी चले गए। वो हंसी, फिर उंगली दिखाकर बोली, गुयान तुम झूठे हो। मुझे रिग्रेट है तुम्हारे साथ रहना। हमें पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। वो ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर चुकी थी। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते थे। लेकिन तभी लूसी नियान वहां आ गया। उसने मुझे एक स्ट्रांग लुक दिया, फिर युनमाओ का हाथ पकड़कर बोला, चलो तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। युनमाओ थोड़ी शांत हो गई। उसने एक लास्ट बार मुझे देखा, फिर बिना कुछ बोले लूसी नियान के साथ चली गई। उस दिन के बाद मुझे युनमाओ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। कभी कभी लूसी नियान सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटोज़ डालता, लेकिन जल्दी डिलीट भी कर देता। फिर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा। मेरे फ्रेंड ने बताया, उसकी कंपनी का हाल ख़राब हो रहा है, मैनेजमेंट वीक हो गया था, एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करने लगे। लूसी नियान भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एक बार तो उसने गुस्से में इम्पॉर्टेंट प्रपोजल फाड़ दिया, कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। युनमाओ ने उसे फायर कर दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रह रहे थे। रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो गया था। कभी कभी तो उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि हॉस्पिटल तक बात पहुंच गई। मेरे कुछ पुराने कलीग्स भी मेरे पास आए। वो सब लॉयल लोग थे। मैंने और मेरे फ्रेंड ने उन्हें अपनी कंपनी में ले लिया। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मुझे सब समझ आ रहा था। युनमाओ का डाउनफॉल स्टेप बाय स्टेप वही हो रहा था जो एक्सपेक्टेड था। उसकी सक्सेस भी लूसी नियान की वजह से और फेलियर भी उसी की वजह से। अगर वो वक्त पर रुक जाती तो सब बच सकता था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी और गलती पे गलती करती जा रही थी। दूसरी तरफ मेरी लाइफ बेटर होती जा रही थी। मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो कर रही थी, फॉरेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बार मैं खुद के लिए जी रहा था। सिर्फ 3 महीने में ही मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं पहले 1 साल में करने का प्लान बना रहा था। उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड कंपनी को और एक्सपैंड करने के बारे में बात करने लगे। हमारी सोच काफ़ी मैच करती थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स देखकर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन तक डिस्कशन चलता रहा, लेकिन फाइनल प्लान रेडी नहीं हुआ। कभी कभी हम आर्ग्यू भी करते थे, लेकिन मेरा फ्रेंड युनमाओ जैसा नहीं था। पहले जब भी मेरा और युनमाओ का काम पर डिसएग्रीमेंट होता, वो सीधा बोल देती थी, मेरे तरीके से करो। चाहे वो सही हो या गलत, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। नहीं मानो तो प्रपोजल रिजेक्ट। लेकिन मेरा फ्रेंड मेरी बात ध्यान से सुनता था, फिर अपनी ओपिनियन देता था। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमें और मैच्योर बना रहे थे। आज भी एक डिस्कशन के बाद मैं थक कर घर आया। नया घर अब रेडी हो चुका था। मैं बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रहा था, सोच रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तभी फ़ोन आया। मैंने हाथ साफ करके फ़ोन उठाया। कॉलर देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। यून मंगायाओ। लास्ट बार मिलने के बाद लगभग 6 महीने हो गए थे। कभी कभी बिजनेस पार्टीज में मिलते थे, बस फॉर्मल हेलो फिर अलग। लेकिन हर बार मुझे लुसिनियन की जलती हुई नज़रें फील होती थी। समझ नहीं आता था इतने टाइम बाद भी वो इनसिक्योर क्यों है। मैंने कॉल उठाया। वो बोली, शियन, मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, क्या तुम आकर देख सकते हो? उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी, जैसे अभी रो कर आई हो। मैंने सीधा बोला, रिपेयरमैन बुला लो या लुसिनियन को बुलाओ। मुझे ये स्ट्रेंज लगा। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वो मुझे कॉल कर रही थी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर वो बोली, मैं और लुसिनियन ब्रेकअप कर चुके हैं, उसे कंपनी से भी निकाल दिया, अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उससे पहले मैं कुछ पूछता, वो रोती हुई बोली, रिपेयरमैन ट्राई किया पर रात हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर तुम नहीं आए तो शायद मैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। फ़ोन से ठंडी हवा की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कुछ गलत है। मैंने पूछा, अभी कहाँ हो तुम? थोड़ा रुककर वो बोली, रूफटॉप। मेरे दिमाग में तुरंत एक पुरानी मेमोरी आई। जब कंपनी नई थी और लॉस हुआ था, तब वो सुसाइड करने चली गई थी। तब मैंने उसे बचाया था।
मैंने सोचा वो अब मैच्योर हो गई होगी, लेकिन लगता है नहीं। अब जब मुझे पता है वो डेंजर में हो सकती है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैंने सांस ली और बोला, रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं तुरंत रेडी होकर वहां गया। दरवाज़ा खोला तो वो खड़ी थी, आंखें रो रो कर लाल। घर में पानी फैला हुआ था। पाइप सच में टूट गया था। मैं अंदर गया, चेक किया, सिर्फ कनेक्शन लूज था। मैंने टूल्स लिए, थोड़ा टाइट किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा, बस सफाई कर लेना। फिर मैं निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मुझे हक करके जोर जोर से रो रही थी। वो बोली, शियन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं तो तुम आते ही नहीं। सॉरी, मैं गलत थी। मुझे सब समझ आ गया है। क्या हम वापस जा सकते हैं? मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसके हाथ हटा दिए और कामली बोला, तुम गलत समझ रही हो। मैं फ्री में नहीं आया। रिपेयर चार्ज 100 रुपीज़। मैंने बोला, एली पे या वी चैट? यूनमाओ मुझे देख रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने फ़ोन निकाला और पैसे ट्रांसफ़र किए, 10,000। मैंने तुरंत एक्सेस अमाउंट वापस कर दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हम बराबर हैं, सब क्लियर। वो धीरे से मेरे वर्ड्स रिपीट करने लगी, फिर हल्की सी कड़वी स्माइल दी। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। बाहर एक स्ट्रे कैट दिखी। मैंने 100 रुपए का सॉसेज लिया, उसके सामने रख दिया और घर चला गया। उसके बाद मुझे समझ आ गया, यूनमाओ ने भी फाइनली छोड़ दिया। 1 महीने बाद मुझे एक लीगल नोटिस मिला। केस फाइल किया गया था, कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने का। प्रूफ भी पूरा तैयार था, पेपर्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और एक वीडियो। वही दिन का वीडियो जब मैं उसके घर पाइप ठीक करने गया था। वीडियो एडिट किया गया था। ऐसे दिखाया गया जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूँ। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग बातें बनाने लगे। मेरे प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी हाई थी, तो हेटर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। जब लोगों को पता चला मैं उसकी कंपनी छोड़कर फ्रेंड के साथ ज्वाइन किया और मेरी कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, तो सब ने मान लिया मैं सीक्रेट्स चुरा कर गया हूँ। लोग गाली देने लगे, बॉयकॉट की बात होने लगी। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ यूनमाओ प्लेंटिफ के रूप में थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुझसे नज़र चुरा रही थी। मुझे सब समझ आ गया। मैंने कामली बोला, तुम और लुसीनियन अभी भी साथ हो ना? कंपनी के सीक्रेट्स एक्चुअली उसने चुराए हैं। उसे बचाने के लिए तुम मुझे यूज़ कर रही हो। उस दिन पाइप वाला ड्रामा भी इसी प्लान का पार्ट था। मैं बिल्कुल काम था। मैंने और भी चीज़ें नोटिस की थी उस दिन। घर में मेंस स्लीपर्स, बाथरूम में सिगरेट बट्स, विंडो पर ब्लू वेलवेट कर्टन्स जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब सब क्लियर था। यूनमाओ ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन लुसीनियन अभी यंग है, उसका फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। मैंने हंसकर पूछा, और मेरा? 9 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, सब कुछ दिया, मुझे बर्बाद करना ठीक है? मैं उसकी तरफ देखकर बोला, याद है मैं तुम्हें कहाँ से निकाल कर लाया था? उसका बॉडी हल्का सा कांप गया। उसे सब याद था। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, जहाँ उसे मार पड़ती थी, उसकी लाइफ कंट्रोल की जा रही थी। मैंने अपने पैसे देकर उसे आज़ादी दिलाई थी। उसने रोकर मुझे हक किया था और बोला था, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आज वो किसी और के लिए मुझे छोड़ चुकी थी। मैं उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लास्ट होप के साथ। कुछ सेकंड्स बाद उसने ठंडी आवाज़ में कहा, समझ लो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। उसे दूर जाते हुए देखकर मेरे दिल में जो लास्ट फीलिंग्स थी, वो भी खत्म हो गई। उसे पता भी नहीं था, आगे गिरने वाली मैं नहीं, वो खुद थी। 1 हफ्ते बाद कोर्ट का दिन आया। मेरी कंपनी अब काफ़ी फेमस हो चुकी थी और ये केस भी वायरल हो गया था, इसलिए ट्रायल लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। यूनमाओ का लॉयर बहुत अग्रेसिव था, मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। यूनमाओ साइड में चुप बैठी थी, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। ऑडियंस में लुसीनियन बैठा था, मुझे देखकर स्मग स्माइल दे रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने एविडेंस निकाला, सब शॉक हो गए। एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई जिसमें यूनमाओ और लुसीनियन की साजिश क्लियरली सुनाई दे रही थी। सब सच समझ गए। कंपनी के सीक्रेट्स लुसीनियन ने बेचे थे और उसे बचाने के लिए मुझे फंसाया गया था। रिकॉर्डिंग में लुसीनियन रो रहा था, सिस्टर यून, मैं गलत था, चाहे मार लो पर मुझे छोड़ना मत। फिर थप्पड़ की आवाज़ आई और उसकी एक्टिंग भी,
खुद को मारना, ड्रामा करना। कोर्ट में बैठा लुसीनियन का फेस सफ़ेद पड़ गया। वो चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, ये फेक रिकॉर्डिंग है। वो उठकर एविडेंस छीनने जा रहा था, लेकिन स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। तब रिकॉर्डिंग में युन माओ की आवाज़ आई, ठीक है, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करूंगी। पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। लाइव चैट में लोग गाली देने लगे। जज ने युन माओ से पूछा, क्या ये रिकॉर्डिंग असली है? सब उसकी तरफ देख रहे थे। लुसीनियन उससे बोल रहा था, प्लीज़ बोलो ये फेक है। लेकिन युन माओ उठकर उसके पास गई और बिना वार्निंग के उसे जोर से थप्पड़ मारा। फिर सीधा बोला, रिकॉर्डिंग सच है, मैंने ही गुजियान को फंसाया। पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। फिर ऑनलाइन लोग और भी ज़्यादा रिएक्ट करने लगे। लुसीनियन पूरी तरह टूट गया। वो युन माओ पर अटैक करने लगा, लेकिन स्टाफ ने उसे कंट्रोल कर लिया। बाद में युन माओ मेरे पास आई और पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था? मैंने कामली जवाब दिया, जब मैं तुम्हारे घर से निकला मेरे फ्रेंड को सब पता चल गया था। उसने मुझे वॉर्न भी किया था। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया मुझे पता था ये ट्रैप हो सकता है, फिर भी मैं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने प्लान के लिए भी। सच ये था, मैं और मेरा फ्रेंड काफ़ी टाइम से युन माओ की कंपनी एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। और फिर वो खुद ही हमें मौका दे गई। मैं थोड़ा रुक कर बोला, पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उस दिन तुमने जो किया उसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं रहा। उस दिन मैंने उससे सब सच बता दिया, वर्ड बाय वर्ड, जो वो कभी नहीं जानती थी। युन माओ बस हल्की सी मुस्कुराई, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन उसकी स्माइल ठंडी थी। मुझे अंदर से अजीब सा फील हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तब मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा नाइफ था। मैं तुरंत रिएक्ट करने वाला था, लेकिन रुक, उससे पहले ही वो पलट गई और एक ही सेकंड में उसने लुसीनियन का गला काट दिया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ, कोई समझ भी नहीं पाया। लुसीनियन आंखें फाड़कर खून के पूल में गिर गया। स्टाफ पैनिक हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और उससे भी ज़्यादा शॉक, युन माओ ने तुरंत अपनी रिस्ट भी काट ली। वो गिरते हुए मेरी तरफ देखती रही और हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, इस बार लास्ट हेल्प। सीन कंप्लीटली कियोटिक हो गया। एम्बुलेंस आई, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लुसीनियन बच नहीं पाया, वो मर गया। युन माओ जिंदा बच गई, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो गया। सच सबके सामने आ गया। मेरे फ्रेंड ने युन माओ की कंपनी एक्वायर करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा, ये तरीका सही नहीं है। हमने डिसाइड किया स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ करेंगे। कुछ दिन बाद उसके लॉयर ने मुझे कांटेक्ट किया। युन माओ ने विल बनाई थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स, एसेट्स सब मेरे नाम कर दिए थे। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कंपनी का नाम बदल दिया और उसका पर्पस भी। अब हम क्या करते थे? उन लोगों की हेल्प जो गलती से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। कंपनीज को सच बताते ताकि इनोसेंट लोग बर्बाद ना हो, और फीस भी बहुत कम रखते ताकि छोटे लोग भी अफोर्ड कर सकें। आज मैं एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूँ। नीचे पूरी सिटी चल रही है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, और मैं सिर्फ एक चीज़ समझ चुका हूँ, फाइनल ट्रूथ। प्यार गलत इंसान से हो जाए तो वो तुम्हें बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, लेकिन सही वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है।